तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अपने IPO के बाद इसने कोई खास रिटर्न्स दिए नहीं, यानी कि ये उस साल तो कुछ खास रिटर्न नहीं दे पाया, लेकिन 2023 में जब इसमें ब्रेकआउट आना शुरू हुआ, वहां से चलने के बाद फिर ये लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए आगे बढ़ता चला गया और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात है कि जब इसमें तेजी नजर आई उसी समय से इसमें वॉल्यूम भी नजर आया और ये वॉल्यूम लगातार हर एक जंप पे वॉल्यूम भी साथ देता गया और इसी के साथ अब ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से अब आगे का क्या टारगेट हो सकता है वो सब जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 212 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। मार्केट कैप इसका 2,77,196 करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 43 का है और ROC 5.73% एंड ROE 13.6% का है। ROC जो है इसका थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 32 रुपए का लो था और 229 का इसने हाई लगाया, यानी कि बहुत ही बम्पर रैली देखी गई पिछले एक साल में। तो आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये कंपनी फंड्स बारो करती है फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स टू फाइनेंस द एक्विजिशन क्रिएशन ऑफ एसेट्स व्हिच आर लीज्ड आउट द इंडियन रेलवेज एज फाइनेंस लीज, यानी कि रेलवे के लिए फाइनेंशियल मार्केट से लोन लेती है और रेलवे सेक्टर में ये काम करती है। तो अगर हम पिछले एक साल में इसका चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर एक अनबिलीवेबल रैली नजर आती है और ये रैली लगातार बढ़ती चली भी जा रही है। इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसका जो डिविडेंड रेट है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक है वो 5.6 टाइम बुक वैल्यू पर भी ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा हाई है। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यहाँ भी दिक्कत की बात है। टैक्स रेट भी इनका काफी लो है। तो अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है रेलवे की तरफ से, जिसमें आपका IRFC है ही, साथ में आपका पावर फिन कॉर्पोरेशन हुआ, रेक लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, IFCI, टूर फिनकॉर्प, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसी और भी कंपनियां हैं जो कि सेम सेक्टर में काम करती है। तो IRFC के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 4,455 करोड़ का था, मार्च 2022 में 5,932 करोड़, मार्च 2023 में 6,194 करोड़ और मार्च 2024 में 6,474 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 1483 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 1492 करोड़, मार्च 2023 में 1285 करोड़ और मार्च 2024 में 1717 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 5,550 करोड़ का था, मार्च 2017 में 9,047 करोड़, मार्च 2021 में 15,771 करोड़ और मार्च 2024 में 26,645 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2013 में 522 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 934 करोड़, मार्च 2021 में 4,416 करोड़ और मार्च 2024 में 6,412 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस AGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 109% की रेट से और पिछले एक साल में 551% का बम्पर प्रॉफिट दिया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 58,753 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1,06,395 करोड़ हो गया, मार्च 2021 में 3,23,145 करोड़ और मार्च 2024 में 4,12,039 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 70,755 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1,29,650 करोड़, मार्च 2021 में 3,80,482 करोड़ और मार्च 2024 में 4,85,067 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में ये लोन है वो बहुत ही खतरनाक है, यानी कि इसने गर्दन तक लोन ले रखा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा। चलो माना कि इसका काम बोरोइंग्स का है, लेकिन बावजूद इसके इतना ज्यादा लोन लेना ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 86.36% थी, मार्च 2024 में भी 86.36% ही है। FIIs की बात करें तो 0.86% से बढ़कर 1.08% हो गई है। PIIs की होल्डिंग 3.74% से घटकर 0.89% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग जहां 9.03% थी वहां से बढ़कर 11.68% की हो गई है। तो अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 5 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव संकेत हैं। जैसे कि कंपनी की लायबिलिटीज है तो वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है और FII DII अपना पोजीशन उतना नहीं रखे हैं, इसलिए यहाँ पर रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो खतरनाक नजर आ रही है। बाकी हाँ
प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अपना कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। आरओई भी इनका पिछले 10 सालों में पॉजिटिव है और बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार स्ट्रांग है। लेकिन इनका जो कास्ट ऑफ बारोइंग है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इनमें गर्दन तक इन्होंने लोन ले रखा है, तो वो गलत बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इनका डाउन जा रहा है। शेयर प्राइस भी इनका कुछ खास अच्छा है नहीं। आरओई की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। मार्जिन इनका वोलेटाइल रहता ही है और इनकी हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है वहां भी ये मात खा रहे हैं। तो अगर हम आईआरएफसी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो 100% ये इंडिया में ही बिजनेस करता है। एयूएम ब्रेकअप करें अगर तो उसमें आपका जो 43% बिजनेस है वो एडवांस अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स टू बी लीज इंक्लूडिंग नेशनल प्रोजेक्ट्स 35%, लीज रिसीवेबल्स रोलिंग स्टॉक असेट्स 20.4%, लीज रिसीवेबल प्रोजेक्ट असेट्स एंड 1.1% लोन टू आरवीएनएल एंड इरकॉन। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करें तो 100% ये रेलवेज में ही काम करता है। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और चार्ट देखकर आपको लग ही रहा होगा कि ये लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो ये चार्ट के हिसाब से तो ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनमें जो तेजी आई है उस समय वॉल्यूम भी नजर आया है और प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो यहाँ से निकलने के बाद अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 260 का लेवल नजर आ रहा है और वहां भी अगर ये प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर निकलेगा तो जल्द ही ये 350 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा अपनी एनालिसिस कीजिएगा, थोड़ा और एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।